हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं सिंध न्यूज। मैं स्वागत करती हूँ आपका सिंध न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम बातों ही बातों में। बातों ही बातों में कभी कुछ ऐसी बातें निकल आती हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं और वही बातें फिर आगे हमें जिंदगी में कुछ प्रेरणा दे जाती हैं। हम इस स्पेशल सीरीज में आपको हर हफ्ते किसी नए गेस्ट से मुलाकात करवाएंगे, कभी कोई नए मुद्दे पे चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आज के गेस्ट के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। ये मेरी दोस्त हैं। पटना वुमेन्स कॉलेज से इन्होंने बैचलर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन की डिग्री पाई है। इसके अलावा ये बेतिया फिल्म फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजर, फेस्टिवल डायरेक्टर हैं। इसके अलावा ये अवार्ड विनिंग फिल्म ललक की स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। इनकी फिल्म ललक को द सीन फिल्म फेस्टिवल अमेरिका में अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अब चलिए मैं आपको मुलाकात करवाती हूँ बेतिया की रहने वाली बिहार की बेटी ऋचा शर्मा से। थैंक यू ऋचा आने के लिए हमारे शो पे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच स्वाति फॉर इनवाइटिंग मी। ओके ऋचा, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपनी जिंदगी के सफर के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बिल्कुल, सबके जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी भी जिंदगी में। और सबसे बड़ी बात है स्वाति, जब हम लोग बिहार से और वो भी सबसे छोटे जिले से निकलकर सामने आते हैं, तब अपने सपने की उड़ान भरने के लिए बहुत जुनून की आवश्यकता होती है और आगे बढ़ने के लिए सोच की आवश्यकता होती है। तो खैर मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरे फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करते हैं और एक आजकल की आप अपने सोसाइटी में देखते हैं कि नैरो माइंडेड लोगों की होती है, जो थिंकिंग होती है वो काफी नैरो होती है। वो थिंकिंग मेरे फैमिली के अंदर मुझे नहीं देखा, जिसके कारण मैं थोड़ा बहुत जो आगे आ रही हूँ, जो कर पा रही हूँ, शायद उसके पीछे की वजह वही है। तो मेरी शुरुआत जो पढ़ाई हुई वो मैंने बेतिया से कंप्लीट की। सेंट टेरेसा से मैंने पढ़ाई की, आलोक भारतीय शिक्षण संस्थान वहाँ पर एक स्कूल है, वहां से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं पटना वुमेन्स कॉलेज से मैंने बैचलर की डिग्री ली और मास कम्युनिकेशन मैंने किया। लेकिन पढ़ाई के दौरान हमने जब फिल्म के बारे में पढ़ा तो ऐसा लगा कि अगर जर्नलिज्म का तो मैं कोर्स कर ही रही हूँ, एज ए जर्नलिस्ट हमारा काम ही है कि लोगों को इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेटिव जो सोच होती है वो लोगों तक पहुंचाना। लेकिन फिल्म में एक जरिया है, फिल्म में मीडियम है ताकि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो मेरे अंदर तब से ये रहा कि हम लोग फिल्म से भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, सोसाइटी को दे सकते हैं। तो मैंने तब से छोटे छोटे शॉर्ट्स फिल्में बनाने शुरू कर दी और शायद लोगों का जो मोटिवेशन है, लोगों को मेरी फिल्में अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात, जब मेरी फिल्म अमेरिका के लिए सिलेक्ट हुई तो जो खुशी मिली, मेरी फैमिली वाले जिस तरह से खुश हुए, तो वो मुझे मोटिवेट किया और आज वो मोटिवेशन ही है जिसने मुझे यहाँ तक का सफर कराया। और इस वक्त मैं आयोजन कर रही हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ड्रीम को कंप्लीट करूंगी, बेटिया के लिए कुछ करने का मौका मुझे भी मिलेगा। ये सोची है, अब देखिए आगे क्या कुछ मिलता है। हालांकि रिस्पॉन्स काफी अच्छा आ रहा है स्वाति जी। तो मुझे जरा बताएं कि बेतिया फिल्म फेस्टिवल की जो नींव है, इसका सोच और इसका आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? और अभी रिस्पॉन्स का आपने काफी अच्छा है, कौन कौन से देशों से फिल्म आ रही हैं? बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हूँ कि आइडिया जो जनरेट होता है वो कैसे मेरे अंदर आया। एक्चुअली कि मैं बेतिया से हूँ स्वाति, और वहां पर जब मेरी फिल्में, शॉर्ट फिल्में जब लोग देखा करते हैं तो लोग उसे इग्नोर करते हैं। एज अ जर्नलिस्ट लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को लगता है कि ये पत्रकारिता कर रही है। लेकिन जब बात होती है कि मैं फिल्म में एक्टिंग भी करती हूँ, मेरी फिल्में भी है, तो लोग यहाँ समझ ही नहीं पाते हैं कि फिल्म एज अ करियर हो सकता है। लोग वहां पर फिल्म को करियर मानते ही नहीं है। ऐसे पूरे मीडिया को करियर मानेंगे, आप एंकर बन जाओ, आप जर्नलिस्ट बन जाओ, इसको करियर मानेंगे। मेडिकल में जाएंगे, अगर लड़का है तो वो इंजीनियरिंग करेगा, लड़की है तो वो मेडिकल में जाएगी। लेकिन फिल्म भी एक करियर हो सकता है, वहां के लोग ये सोचते ही नहीं है। फिल्म में जाने का मतलब वहां के लोग ये समझते हैं कि लड़की खराब हो चुकी है, क्योंकि ये जो फिल्म और जो मीडिया फील्ड है ये काफी खराब फील्ड है। वहां के लोगों का ये माइंडसेट है। तो मैंने ये कोशिश की, अगर मुझे लगता है कि मैं फिल्म से लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगी, लोगों को प्रमोट कर पाऊंगी, ये बता पाऊंगी कि एक्चुअल जो सिचुएशन है सोसाइटी का वो क्या है, तो ऐसे में लोगों को ये भी बताना चाहिए कि आपको फिल्में क्यों देखनी चाहिए और फिल्म आपके लिए एक करियर भी है। मैं बस ये चाहती हूँ कि बेतिया के लोगों को ये समझ में आ जाए कि वहां के बच्चे भी फिल्म में आगे जाएंगे। प्रकाश झा बड़ा नाम है स्वाति, और सब लोग, मुझे लगता है कि सब उनकी फिल्मों को देखते हैं, लाइक करते हैं। तो वो वहां से, ऐसे में इक्का दुक्का लोग ही क्यों,
बहुत ऐसे बच्चे हैं जो फिल्म के क्षेत्र में आगे करना चाहते हैं, जो एक अच्छे कलाकार हैं, लेकिन बस इसलिए उनके सपने वहां पर दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स का सपोर्ट उन्हें नहीं मिलता है। उन्हें ये लगता है, उनके पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा। सोच ये बन गई है ना कि अगर फिल्म में जाएंगे तो मेरा बच्चा यानी कि हाथ से निकल गया है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये सोच खत्म करना है। जब लोग देखेंगे ना कि अदर कंट्री से यहाँ पर फिल्में आ रही हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जब बाहर की फिल्में बेटियां चल सकती हैं तो बेटिया की फिल्म बाहर क्यों नहीं चलेगी, बेटिया के बच्चे बाहर क्यों नहीं जाएंगे। बस ये आइडिया मेरे अंदर आया और मुझे लगा कि इस क्षेत्र में कुछ करना चाहिए ताकि लोग गैदर हो पाए, लोग ये समझ पाए कि फिल्म भी करियर का एक साधन है, फिल्म भी एक ऑप्शन है जहां पर आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने ऋचा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में आईपीएस ऑफिसर तो बनकर जाते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकार भी हमने देखे हैं, प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर्स बिहार की मिट्टी से हमने देखे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को है, और आप जो ये कदम उठा रही हैं बेतिया फिल्म फेस्टिवल की नींव रखकर, कहीं ना कहीं ये शायद पेरेंट्स के दिमाग में ये बात थोड़ी सी घर ना हो उनके अंदर की बच्चों को सिर्फ और सारे फील्ड में नहीं, फिल्म और मीडिया में भी जाने का मौका दे। मैंने हाल में ही आपका प्रोफाइल चेक किया था, तो उसमें आपके प्रोफाइल में टाइमलाइन पे आपके फेसबुक कवर फोटो के नीचे एक लिखा हुआ है आपका, that life is 10% what happened to us, but it's actually 90% what we make it. So जरा इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही देखा है और समझा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रोफाइल जो पिक्चर होती है वो लोगों का रिफ्लेक्शन होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो मुझे सबसे अच्छा लगा स्वाति कि आपने मेरे से बात करने से पहले वो एक बार देखा कि मेरा परसेप्शन क्या है, मैं अपने लाइफ को कैसे लेती हूँ। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि लाइफ इज 10% what you take it and it's 90% how you make it। यानी कि हम जब हमारा जब जन्म होता है तब हमारे पास 10% हमारे खुद का होता है, लेकिन हमारा ये माइंड है, ये 2 इंच का जो दिमाग हमारे पास भगवान ने दिया है, वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको जाना कहाँ है। आप अपने जैसे भी आप अपने आप को ढाल सके, अगर आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं, लोगों की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके माइंड के अंदर आती है और आप पॉजिटिविटी आती है स्वाति, एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होता है। तो मुझे लगता है कि इंसान के ये हाथ में है, लकीरें कोई भी बचपन से पैदा लेकर नहीं बनती है। आपके पास 2 हाथ है, लेकिन आप कभी गौर कीजिएगा राइट हैंड की जो लकीरें होती है ना स्वाति, वो चेंज होती रहती है, इसलिए चेंज होती रहती है कि हम जैसे काम करते हैं लकीरें वैसे ही बनती है। तो ये बातें मैं मानती हूँ कि बच्चे जब पैदा लेते हैं तो कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, या फिर कुछ हमारे पास ये कह ले कि एक लकी पॉइंट होता है, हर लोगों के पास होता है कि उनका लक भी होता है, अनलक भी होता है, लेकिन आपके पास 90% ऐसा है जो आप क्रिएट करते हैं। तो आप उस 10% पे मत जाइए, आप उस 90% पे जाइए और तब अपने आप को क्रिएट कीजिए। आपको जाना कहाँ है ये आपके पेरेंट्स डिसाइड नहीं करेंगे, ये सिर्फ आप डिसाइड करेंगे। और मुझे लगता है कि हर लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आप 90% खुद को सिर्फ खुद ही बना सकते हैं। ये आप ही जान सकते हैं कि आपको जाना कहाँ है, ये आप ही जानेंगे कि आपको वहां तक जाने के लिए क्या कुछ करना होगा। लेकिन पेरेंट्स की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, गाइड की आवश्यकता होती है, ये बातें समझने की जरूरत भी है। लेकिन आप अपने पेरेंट्स को, अगर आपको कहीं जाना है तो आप पेरेंट्स को समझाइए कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, इसमें लिमिटेशन क्या होंगे, एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, उस पर डिस्कस कीजिए। मेरा बस यही मानना है कि कोई भी गार्जियन ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़े। हर गार्जियन चाहता है, और यही डर है कि बच्चे को आगे बढ़ने के लिए वो कहते हैं कि इस फील्ड में मत जाओ, इस फील्ड में जाओ तुम अच्छा करोगे। तो पेरेंट्स को समझाइए, आपके पास वक्त है, उनको बैठ के समझाइए कि पापा मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। बिल्कुल मानेंगे आपके, अगर पेरेंट्स से बात कीजिएगा तो, और 90% आपके हाथ में है, इसे समझिए। वाह, कितना अच्छा कहा आपने। आपको शायद कल ही मैंने देखा फेसबुक टाइमलाइन पे, आपको जॉय नामक मैगजीन, जो कि एक डिजिटल मैगजीन है, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज शहर से निकलता है, इसका आपको को एडिटर बनाया गया है। और आप शायद पोएम्स भी लिखती हैं, और शायद आप कुछ किताबें भी लिख रही थी अपने कॉलेज के दिनों में। तो साहित्य से ये जुड़ाव कब से हुआ, और साहित्य आपके जीवन में कितना, आपके जीवन को साहित्य कितना प्रभावित करता है, जरा कुछ बताएं हमारे दर्शकों को इसके बारे में। मैं बताना चाहूंगी कि जब तक आप साहित्य से या फिर लिटरेचर से कनेक्टेड नहीं होते हैं ना, आपको जीवन की सत्यता मालूम ही नहीं होती है। एक्चुअली हमारे जो लाइफ का जो रस होता है ना, वो साहित्य है।
साहित्य आपको आगे बढ़ना, आपको आगे चलना सिखाता है। और मुझे लगता है कि अगर हम अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को समझ रहे हैं, तो इससे जुड़ाव अगर आपको करना है तो आप साहित्य को फॉलो कीजिए, क्योंकि साहित्य ही है जो आपको अपने संस्कार से जोड़े रखता है। और ये बचपन से मेरे अंदर थी, क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो कविता के बहुत शौकीन हैं। बचपन में जब मैं स्कूल से आया करती थी, तो वो क्या करते थे ना, एक ही दिन सारी कविताएं, और कविता जो है वो पढ़ते थे और गुनगुनाते हुए पढ़ते थे। वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगी, और तब से राइम्स लिखना, कविता बनाना, ये सब बचपन से चलता आ रहा है। और कहते हैं ना कि पेरेंट्स का जब सपोर्ट मिलता है तो आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो वही पापा का हमेशा से सपोर्ट रहा। वो जब भी मैं आती थी तो कविताएं पढ़ के, और जब मैं लिखती थी तो वो कहते थे अरे तूने बहुत मतलब लिख डाला। तो ये चीजें जो पापा की पॉजिटिव चीजें थी वो मेरे अंदर आई। और पापा भी लिखने के शौकीन थे, वो गजल लिखा करते थे। तो शायद वो लगता है कि मुझे ऊपर से ही आया है। हर लोगों के अंदर यही होता है, घर में कोई ना कोई होता है जो आपको मोटिवेट करता है। तो मेरे घर में मेरे पिता हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, और उनसे ही प्रेरणा लेकर मैंने कविताएं लिखनी सीखी। हालांकि मुझे बहुत लिखना नहीं आता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ उसको शब्द दे पाऊं। जी। साहित्य, आपने बहुत अच्छा कहा। साहित्य, अगर जीवन का सही रस जानना है तो व्यक्ति को साहित्य से रूबरू होना पड़ेगा। ऋचा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कहा आपको आपकी जो प्रेरणा है वो आपके पिताजी हैं। इसके अलावा मुझे और बताएं कि जिंदगी में और किन लोगों से आप प्रेरित होती हैं, और ऐसी कौन सी चीज है जो आपको प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि प्रेरणा अगर आपको चाहिए, आपको मोटिवेशन चाहिए, तो आपको एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा भी आपको प्रेरित करेगा। शराब पीने वाला आदमी, नाली में पड़ा हुआ शराबी भी आपको प्रेरित करेगा। बस अंतर यही है ना कि आप प्रेरणा पॉजिटिव में ले रहे हैं या फिर नेगेटिव में ले रहे हैं। और मुझे लगता है स्वाति की दुनिया में जितने भी लोग हैं आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, बस ये समझना है कि आपको सीखना कैसे है। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही सिखाया है कि आपको सीखना कैसे है। जिस दिन सभी लोग ये समझ जाएंगे कि मुझे सीखना कैसे है, वाकई वो बहुत आगे अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि आजकल क्या है ना स्वाति, कि सब लोगों के अंदर ये हम वाला वर्ड आ गया है। हम वाला वर्ड इसलिए बोल रही हूँ कि उन्हें लगता है कि सिर्फ वही कर पाएंगे। ऐसा नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। जिस दिन ये चीजें आपके अंदर आ गई, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चीजें को हटाने की जरूरत है। मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, ये सही है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, उसको हटाने का है। और रही बात, जैसे आपने बोला कि कहाँ से प्रेरणा मिलती है, तो मुझे लगता है कि इंसान हर लोगों से प्रेरणा लेता है। मैंने आपसे भी प्रेरणा ली है स्वाति। जब मैं आपके साथ पढ़ा करती थी, तो जिस तरह से आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करती थी, मैं उसे सीख कर मैं भी एग्जाम में कोशिश करती थी कंसंट्रेट होकर मैं भी पढ़ पाऊं। शायद उसका ही परिणाम है कि रिजल्ट तो मेरे अच्छे खासे आ जाते थे। हालांकि एवरेज में स्टूडेंट रही, थोड़ा बहुत रिजल्ट मेरे अच्छे खासे रहे हैं, उसमें नो डाउट है। लेकिन जिस हिसाब से आप पढ़ाई करती थी वो मेरे लिए प्रेरणा की तरह रहा। और हर लोगों की मेरी मम्मी मेरे लिए प्रेरणा है, क्योंकि मम्मी से सीखती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। उनकी तरह मैंने आज तक कोई मैनेजर नहीं देखा। पापा मेरे लिए प्रेरणा रहे, क्योंकि उन्होंने कविता लिखना, उन्होंने पॉजिटिव जो चीजें होती है, पॉजिटिविटी कैसे अपने अंदर रखनी है, साहस कैसे रखना है, वो सिखाया। टीचर्स भी बहुत सारे मुझे मिले, अलग अलग लोगों से मैं अलग अलग प्रेरणा लेती रही हूँ। तो मैं लोगों को बस यही बता रही हूँ कि अगर आपको सीखना है ना, तो आप नाली में पड़े शराबी से भी सीख सकते हैं। उससे आप क्या सीखेंगे? उससे ये सीखेंगे कि आप कभी जीवन में शराब मत पीजिए, क्योंकि अगर शराब पीते हैं तो आपका हश्र वही होगा जिस वक्त वो शराबी का हो रहा है। तो हर लोगों से हम सीख सकते हैं, बस ये डिपेंड करता है कि आपको पॉजिटिव निकालना है या फिर नेगेटिव निकालना है। वाह, कितना अच्छा कहा आपने कि सीखने के लिए कोई पर्टिकुलर चीज की जरूरत नहीं है, हम अपनी ये एंगल ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। एक और वाकया है कि आपको शायद आपने कोई साइंस प्रोजेक्ट किया था अपने कोई क्लास में, 10th में शायद या 9th में, और आपको एपीजे अब्दुल कलाम से सम्मान मिला था। जरा उस वाकये के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ स्वाति, और बचपन से उस समय मैं आलोक भारती में पढ़ा करती थी। 7th क्लास से 7th 8th 9th एंड 11th तक मैंने लगातार प्रोजेक्ट किए हैं, और सब में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप की। उसके बाद वहां से कमिश्नरी लेवल पर भी मैं टॉप करती थी। तो इसी दरमियान मुझे लगता है कि 11th क्लास में मेरा प्रोजेक्ट जो है वो सेलेक्ट हुआ था, नेशनल अवार्डी में रही उसमें। उस दौरान मैं वहां पर मिली थी। उसमें क्या होता था कि इंडियन नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होता था, तो वहां पर आपको किसी पर्टिकुलर चीज पर एक टॉपिक दिया जाता था। जैसे मेरे पास वो टॉपिक था क्लाइमेट चेंज।
तो मुझे क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रोजेक्ट करना था। तो मैंने प्रोजेक्ट किया था कि बोनसाई ट्री से कैसे आप पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। तो मैंने वो प्रूव करके दिखाया था कि अगर हर लोग घर के छत पर भी बोनसाई लगाए, यानी कि पेड़ जो होता है ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसको कट करके जो बोनसाई बनाते हैं, वो देखने में भी सुंदर लगता है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। तो मेरे प्रोजेक्ट का बस यही थीम था कि बोनसाई लगाया जाए तो हम क्लाइमेट को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और जिस तरह से आपदाएं आती हैं वहां उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे नेशनल अवार्ड दिया गया था, और मुझे अच्छा भी लगा कि लोगों को कुछ बताने को मिल रहा है। तो मैं ये जो चीजें है ना स्वाति, वो बचपन से आई है कि लीड करना। मेरे पापा ने ये बचपन से मुझे सिखाया कि हर चीज में लीड कीजिए। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ये मैटर नहीं करता। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने फील्ड में लीड कीजिए। लीड करने के लिए आपको थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा, और उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। जी वाह। मतलब आप बचपन से ही हर क्षेत्र में आपने अपना लोहा मनवाया है। ऋचा, मैं पूछूंगी, आपने मीडिया देख लिया, साइंस एक्सप्लोर कर लिया, मीडिया फील्ड में आप एज अ जर्नलिस्ट न्यूज फॉर नेशन में आप हैं, तो मुझे बताइए आगे का सफर आप कहाँ देखती हैं? आगे 10 साल की जो ऋचा होगी, 10 साल आगे अगर ऋचा शर्मा को हम देखें तो वो कहाँ होगी? ये तो बताना मुश्किल है स्वाति, क्योंकि ये खुद का ड्रीम है, तो ये खुद में रहना मुझे लगता है कि सही होगा। लेकिन मैं बता दूं कि जैसे मैं फिल्म के लिए जो कर रही हूँ, ये मेरा साइड का है, ये मेरा प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, ये बस मेरा पैशन है जो मैं करना चाहती थी, साइड से किया जा सकता है जो, और मुझे लगता है कि जो मैं कर पाऊंगी अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि अगर मैंने पढ़ाई की है पत्रकारिता की, तो उसका सीधा इफेक्ट सोसाइटी पर भी हो, सोसाइटी को उसका लाभ मिलना चाहिए, और मेरी यही कोशिश है। रही बात 10 साल बाद कहाँ होंगी, उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, और ये ड्रीम है, इसको अगर पर्सनल ही रहने दे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर है। लेकिन कोशिश करूंगी, अगर ऐसे ही लोगों का सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा कर पाऊंगी मैं। मुझे इतना विश्वास है कि जिस तरह से मैं सोच रही हूँ और जिस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा कर पाऊंगी। लेकिन बस वही है कि सपोर्ट की जरूरत है, और आगे भगवान जैसा चाहे। अच्छा, आपको बहुत सारी बिहार की बेटियां देख रही हैं। बिहार की मिट्टी में एक अलग खुशबू है, आप खुद बिहार की बेटियां की रहने वाली हैं। बिहार की मिट्टी से क्या लगाव है, जरा उसके बारे में बताएं। क्या बताऊं मैं, मतलब भोजपुरी भाषी हूँ मैं, और भोजपुरी भाषा मतलब हम जहां भी जाने स्वाति तो सिर्फ वो भोजपुरी भाषा में ही बोलना पसंद करेंगे। इससे भी क्योंकि बिहार के बानी तो एक अंदर एक बाकी, अरे भाई हम बिहारी बानी के उसे थोड़े पीछे बानी। और जब बिहार की बात आती है तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना, मतलब बड़े बड़े जो हर फील्ड का देखिए ना, आप यहाँ से ही गए हुए हैं। चाहे आप साहित्य के फील्ड में देखिए, साइंस के फील्ड में देखिए, लिटरेचर तो देख ही लिया, आप जर्नलिस्ट को देखिए, आप फिल्म के फील्ड में देखिए, मतलब हर एक फील्ड में बिहार के लोगों ने लोहा मनवाया है। और इसमें बहुत गर्व वाली बात है कि हम बिहार की मिट्टी में पैदा लिए, हम ऐसी मिट्टी में पैदा लिए जहां पर रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन ये हिम्मत ही हमारा कि हम कम रिसोर्सेज में भी आगे बढ़ते हैं और झंडा लहराते हैं। स्वाति, मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि अगर मैं इस वक्त जो फिल्म फेस्टिवल करा रही हूँ, 8 देश के लोग जुट रहे हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया, स्पेन, नेपाल, ऐसे 8 देश है जहां से फिल्में आई हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार का ये इम्पैक्ट है, उन्हें पता है कि बिहार के लोग कितने इंटेलिजेंट होते हैं और कितने अपने क्षेत्र में अव्वल होते हैं, कितना मेहनत करते, कितने मेहनती होते हैं। और साथ साथ अभी देखिए ना, जिस तरह से प्रवासी मजदूर कोरोना काल में, इस वक्त हम लोग कोरोना काल जैसे संकट से गुजर रहे हैं, जो बाहर से मजदूर आए उनको वापस बुलाने के लिए वहां पे दिल्ली की सरकार क्या नहीं कर रही, मालिक जो है कंपनी के क्या नहीं कर रहे, उनको पता है कि हम मेहनत करते हैं। बस बात वही है कि हर एक बिहारी को समझने की जरूरत है कि बिहार में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। आप अपने माइंड को, आप अपने आइडियाज को बिहार में लगाइए और बिहार को प्रमोट कीजिए। बाहर जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है, कम रिसोर्सेज में बचपन से हम करना सीखे हैं, आगे भी सीखेंगे। अगर ऐसा लगता है कि बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही, बहुत लोगों को ये रहता है कि बिहार सरकार के पास कुछ प्लानिंग ही नहीं है कि वो आर्टिस्ट को लेकर कुछ करे। ये सही है, कई मतलब अगर देखा जाए तो ये सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर भी है। तो इसको समझने की जरूरत है कि सरकार को कोसना नहीं है, सरकार से सवाल करना सही है, लेकिन उस कम रिसोर्सेज से भी लोहा मनवाने के लिए हिम्मत की जरूरत है। और जिस दिन हर बिहारी हिम्मत दिखा दिया तो हम तो आगे भी झंडा गाड़ते रहे और आगे ऐसे ही लहराते रहेंगे।
वाह, कितनी अच्छी बात कही आपने कि अपनी मिट्टी के साथ जुड़कर यहीं के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर कम पैसों में, कम खर्चों में हम कुछ नया एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी कर सकते हैं। ऋचा, अब मैं पूछूंगी लास्ट सवाल हमारे शो का कि जिंदगी के इतना सफर आपने तय किया, अगर मैं कुछ शब्दों में आपसे पूछूं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी से आपने क्या प्रेरणा ली, जिंदगी से आपने क्या सीखा, तो आप क्या कहेंगी? जीवन के मायने हर लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। तो अगर आप चाहे तो मैं कविता मैंने जो लिखी थी जीवन के ऊपर, मैं कविता के जरिए ही बता देती हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कविता की लाइनें कुछ ऐसी थी कि जीवन क्या है अनजान सफर, कांटों सी मुश्किल भरी डगर, जो टिका रहा वो संभल गया, जो डिग गया वो गया फिसल। न रहे तू कोई शान नहीं कि तुझमें आत्म सम्मान नहीं। ऐ मानव अपनी सोच बदल, मरने से पहले कुछ ऐसा कर। तू देख जरा इस दुनिया को, इस दुनिया की दरकार समझ, इसने उसको ही याद किया, करके है जो कुछ गया गुजर। सुख में आनंदित मत होना, दुख में तुम केवल मत रोना, बस यूं ही चलता रहता है जीवन में ये पाना खोना। तू जीवन पथ का राही है और कर्म तेरा हमराही है, फिर किससे तुझको प्रीति है और कौन तेरा विद्रोही है। स्तंभ के विष्णु जाल से हट, उद्देश्य तेरा बस ध्यान में रख, पाले अपनी मंजिल को तू, रच ले अपना सुनहरा चल। ये जीवन बहुत निराला है, हमें अपना कर्म निभाना है, अपना अस्तित्व बनाना है, क्योंकि इसका भी क्या ठिकाना है, आज आए हैं कल जाना है। वाह, क्या कविता बोली है! संक्षिप्त में जीवन का पूरा रस आपने अपनी कविता से उड़ेल दिया। थैंक यू सो मच ऋचा, आप हमारे साथ जुड़ी और अपना महत्वपूर्ण समय दिया हमारे पहले शो के आगाज में। आपके साथ हमारे शो का आगाज हो रहा है, सच में हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक सिंध न्यूज। और अगर कोई भी फीडबैक है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। नमस्कार। नमस्कार।